हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम एंट्रोपी स्टडी करने वाले फॉर बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब आपका एंट्रोपी एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन को डायरेक्टली याद कर लेते हैं कि एंट्रोपी इज़ अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ, पहले वो हम समझेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हम डायरेक्टली जंप करेंगे एंट्रोपी की डेफिनेशन पे। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं एंट्रोपी का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम मेल्टिंग ऑफ आइस की बात कर रहे हैं कि जब आपका आइस यहाँ पर मेल्ट कर रहा है, ठीक है। तो आइस जब आपकी इनिशियल स्टेट में है तो उसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो आपके इंटैक्ट है, वो आपकी हाईली ऑर्डर्ड स्टेट में है। उसमें आपके मॉलिक्यूल्स में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं आइस पे इनिशियली, उसमें क्या होगा, वो आपके मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपके बहुत स्ट्रॉन्गर लग रहे हैं। तो उस समय तो आपके वो हाईली ऑर्डर्ड स्टेट में है। लेकिन जब उसमें आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा आइस में, और आइस जब आपकी मेल्ट करेगी तो उन मॉलिक्यूल्स का आपका मूवमेंट होगा। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा तो आपको मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। डिसऑर्डर जब आपका इंक्रीज करेगा उस मॉलिक्यूल्स में, हम कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस आपकी इंक्रीज करेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का क्या हो गया, मूवमेंट हो गया फ्रॉम द ऑर्डर्ड स्टेट टू डिसऑर्डर स्टेट। पहले आपके मॉलिक्यूल्स जब इनिशियली आपके हाईली इंटैक्ट थे मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम द इंटर मॉलिक्यूल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपके वो हाईली इंटरेक्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गर। लेकिन जब आपका स्पॉन्टेनियस चेंज आया उस पर, तो आपके जो वो मॉलिक्यूल्स है उनका मूवमेंट हुआ, वो आपके हाईली ऑर्डर्ड स्टेट से हाईली डिसऑर्डर स्टेट में आए, रैंडमनेस आपकी इंक्रीज करी, और इसी रैंडमनेस को इंक्रीज करने का हम कहते हैं कि आपकी यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ी है किसी सिस्टम की, किसी मॉलिक्यूल की। तो एंट्रोपी हुआ क्या यहाँ पर, एंट्रोपी आपका रैंडमनेस है किसी भी मॉलिक्यूल पे या किसी भी क्रिस्टल पे या किसी भी सिस्टम पे। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब आपका वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर रहे हैं गैसेस फेज पे, तो जब आपके वाटर मॉलिक्यूल्स इनिशियली उसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स में आपके जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं वो आपके स्ट्रॉन्गर है देन इन द गैसेस फेज, लिक्विड फेज पे। तो उसमें आपका जो रैंडमनेस आ रहा है, जो डिसऑर्डर आ रहा है, वो उतना नहीं है जितना आपका गैसेस फेज में है। तो जब आपका उस मॉलिक्यूल्स में आपका स्पॉन्टेनियस चेंज आएगा, फॉर एग्जांपल हमने उस मॉलिक्यूल को, उस वाटर को यहाँ पर हमने क्या करा, हीट प्रोवाइड करा उस लिक्विड को, तो आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपके इवेपोरेट करे गैसेस फेज पे। तो इससे क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ, रैंडमनेस इंक्रीज कर गई। रैंडमनेस मतलब जो पहले आपके ऑर्डर स्टेट में थे मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपके फोर्सेस अच्छे से लग रहे थे, जब उन पे स्पॉन्टेनियस चेंज आया तो वो आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके इंटैक्ट अब नहीं रहे, अब उन पे आपका डिसऑर्डर हो गया, उस सिस्टम पे उस मॉलिक्यूल पे आपका डिसऑर्डर हो गया। तो उस डिसऑर्डर को हम कह रहे हैं कि आपकी रैंडमनेस इंक्रीज करगी, मॉलिक्यूल्स आपके इधर उधर भागने लगे। यही आपका जो इधर उधर भागना जो मॉलिक्यूल्स का, इन्हीं को हम कहते हैं रैंडमनेस। तो आपकी रैंडमनेस इंक्रीज करी तो हम कहेंगे कि एंट्रोपी आपकी इंक्रीज करी। तो एंट्रोपी है क्या, इट्स अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कि आपके मॉलिक्यूल्स रैंडमली जब आपकी हाईली डिसऑर्डर स्टेट में आ रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है उसी को हम कह रहे हैं रैंडमनेस। और वो जब आपका इंक्रीज करेगा उतना आपका हम कहेंगे कि एंट्रोपी आपकी इंक्रीज कर रही है। क्लियर हो गया। तो डेफिनेशन क्या कहती है आपकी एंट्रोपी की, कि एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट क्वांटिटी दैट इज मेजर ऑफ द रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी आपकी एक थर्मोडायनेमिक स्टेट क्वांटिटी है जो बस आपके इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगी। मतलब एक स्टेट फंक्शन है जो आपके किसी भी सिस्टम के जो मॉलिक्यूल है, किसी भी क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल्स है, उनके रैंडमनेस को या उनके डिसऑर्डर को यहाँ पर इंक्रीज, उनको यहाँ पर मेज़र करेगा। जैसे अगर आपके डिसऑर्डर ज़्यादा हुआ तो आपकी रैंडमनेस ज़्यादा होगी, रैंडमनेस ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि एंट्रोपी आपकी ज़्यादा है। रैंडमनेस कम है, डिसऑर्डर कम है, तो हम कहेंगे एंट्रोपी आपकी उस मॉलिक्यूल की, उस सिस्टम की कम है। तो ये मतलब होता है आपका डिग्री ऑफ रैंडमनेस का, कि मॉलिक्यूल्स आपके रैंडमली, जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है तो आपके ऑर्डर फेज से जब आपके डिसऑर्डर फेज में जा रहे हैं तो कितना आपका वो रैंडमनेस वहाँ पर देखने को मिल रहा है। ज़्यादा मिलेगा तो एंट्रोपी आपकी ज़्यादा है, कम है तो हम बोलेंगे एंट्रोपी आपकी कम है। ठीक है। अब क्या बोले, द सिंबल ऑफ एंट्रोपी इज एस। एंट्रोपी का सिंबल आपका एस होता है। वाइल द चेंज इन डिसऑर्डर अकम्पनिंग अ प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू कंप्लीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस। और जो आपका डिसऑर्डर पे चेंज आया हुआ है, पहले ऑर्डर थे बाद में डिसऑर्डर हो गए, तो उसमें जो चेंज आ रखा है इनिशियली और फाइनली, उसको हम डेल्टा एस से यहाँ पर शो करते ही है। ठीक है। फिर क्या बोले, द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन। सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो आपका एक स्टेट फंक्शन है, मतलब वो आपका डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट में, पाथ में आपका डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर हमें यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी लिखना है तो उसको हम डेल्टा एस से शो करेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, फाइनल एंट्रोपी माइनस द इनिशियल एंट्रोपी। और ये जो आपकी फाइनल एंट्रोपी है इट इज़ ग्रेटर देन द इनिशियल एंट्रोपी। क्यों, क्योंकि इनिशियल में क्या हो रहा है आपका, इनिशियल में तो आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके ऑर्डर्ड उसमें है,
फाइनली जब आपका स्पॉन्टेनियस चेंज आएगा उस मॉलिक्यूल पे, उस सिस्टम पे, उस क्रिस्टल पे, तब आपके उसमें रैंडमनेस देखने को मिलेगा। रैंडमनेस आपके मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा, मूवमेंट आपके मॉलिक्यूल्स का होगा, तो वो आपके ऑर्डर्ड फेज से डिसऑर्डर्ड फेज में आ जाएंगे। डिसऑर्डर्ड फेज में आएंगे तो हम कहेंगे कि फाइनली जो आपको मिलेगा यहाँ पर एंट्रोपी, वो आपकी ज़्यादा होगी इनिशियली, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या रैंडमनेस ज़्यादा है, यहाँ पर डिसऑर्डरिंग ज़्यादा है देन इनिशियल में तो आपके ऑर्डर फेज में थे, लेकिन फाइनली क्या डिसऑर्डर फेज में आ गए, तो हम कहेंगे कि जो फाइनल एंट्रोपी इट इज़ ग्रेटर देन द इनिशियल एंट्रोपी। तो जो आपका डेल्टा एस है, द चेंज इन एंट्रोपी, इट विल बी पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स आपका पूरा क्या होगा यहाँ पर डेल्टा एस, ये भी पॉजिटिव होगा। एक और एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो स्टेट्स दे रखे हैं। यहाँ पर देखो दो स्टेट्स आपके पास है, एक है स्टेट ए और दूसरा आपके पास स्टेट बी। ठीक है, अब स्टेट ए में देखो ये आपके जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम को जो आपका मॉलिक्यूल्स है ये आपका हाईली ऑर्डर्ड फेज पे है। ये पूरा जो मॉलिक्यूल्स है आपकी हाईली ऑर्डर्ड फेज में है किसी क्रिस्टल पे, तो हम कहेंगे कि इनकी जो एंट्रोपी है वो आपकी कम है। क्यों? क्योंकि इन पे रैंडमनेस कम है। मॉलिक्यूल्स आपके ऑर्डर्ड है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अभी आपका नहीं हो रहा है, अभी कोई भी इसमें आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं हो रही है। तो इनिशियली ये आपकी हाईली ऑर्डर्ड फेज में है स्टेट है, तो इनकी जो एंट्रोपी होगी वो आपकी कम होगी। ठीक है, जब आपका यहाँ पर इसमें कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, कुछ स्पॉन्टेनियस चेंज आया बाय द एक्शन ऑफ हीट, लाइट, वट, तो स्पॉन्टेनियस चेंज आएगा, तो यहाँ पर आपका स्टेट बी देखो, स्टेट बी आपका हाईली क्या हो चुका है, डिसऑर्डर हो चुका है। मॉलिक्यूल्स आपके डिसऑर्डर हो चुके हैं, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो चुका है, डिसऑर्डर फेज में आपके आ चुके हैं। तो हाईली डिसऑर्डर्ड है तो एंट्रोपी हाई होगी, क्योंकि आपकी रैंडमनेस यहाँ पर बढ़ गई है। तो रैंडमनेस इंक्रीज करेगा, डिसऑर्डर इंक्रीज करेगा, तो एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी। डिसऑर्डर इंक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें आपका मॉलिक्यूल पे जो इनिशियल मॉलिक्यूल था उसमें आपका स्पॉन्टेनियस चेंज आ गया है, उसमें आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ बाय द एक्शन ऑफ हीट, लाइट, जिसकी वजह से आपका उस मॉलिक्यूल पे मूवमेंट हुआ, डिसऑर्डर हुआ, रैंडमनेस आपका बढ़ा उस मॉलिक्यूल्स पे, और आपका यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो ये आपका स्टेट ए था जब आपके मॉलिक्यूल्स हाईली ऑर्डर्ड थे, एंट्रोपी कम थी। स्टेट बी जब आपका स्पॉन्टेनियस चेंज आया तो आपके हाईली डिसऑर्डर्ड हो गए और आपकी एंट्रोपी हाई होगी। तो वो प्रोसेस जिसमें आपकी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है तो उसको हम कहेंगे आपका वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका स्टेट ए टू स्टेट बी, यहाँ पर आपकी एंट्रोपी इंक्रीज करी है, तो एंट्रोपी इंक्रीज करी है तो मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है आपका, ये आपका एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या लिखी है, स्टेट ए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है आपकी कम है, और जो स्टेट बी है इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा है, क्योंकि ये आपके यहाँ पर डिसऑर्डरिंग हो रही है। यहाँ पर आपकी कम प्रोबेबल है क्योंकि यहाँ पर आपकी ऑर्डर्ड फेज में है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं डेक ऑफ कार्ड्स से। मान के चलिए हमने यहाँ पर डेक ऑफ कार्ड्स को एक पूरे तरह से स्टैक कर रखा है, एक पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से, ओरिजिनली हमने उसको पूरा ऑर्गेनाइज कर रखा है और पूरे ऑर्डर्ड फेज में है वो। और अगर यहाँ पर मैं उस डेक ऑफ कार्ड्स को हवा पे उड़ाता हूँ ऐसे करके, उस डेक ऑफ कार्ड्स को ऐसे मैंने पूरे 52 जो कार्ड्स है उसको मैंने ऐसे फेंका। ठीक है, पहले ओरिजिनली क्या थे वो पूरे इंटीग्रेटेड फॉर्म पे थे, वो पूरे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पे थे, उसको मैंने हवा पे ऐसे उड़ाया। अब आपके वहाँ पर वो क्या आ गए, डिसऑर्डर्ड फेज में आ गए। हवा पे मैंने ऐसे रैंडमली उड़ाया उसको, वो अब आपके डिसऑर्डर्ड फेज में आ गए। अब जो डिसऑर्डरिंग उसमें हो रखी है उस डेक ऑफ कार्ड्स में, अब आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है, कितने भी वेज में आपकी डिसऑर्डरिंग हो सकती है, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर गई बाई लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या लॉ ऑफ चांस। शुरुआत में आपके जो डेक ऑफ कार्ड्स थे वो आपके ऑर्गेनाइज्ड वे में थे, तो जब मैंने उस डेक ऑफ कार्ड्स को हवा पे उड़ाया, अब आपके डिसऑर्डर हो चुके। अब पहले जो आपके ऑर्गेनाइज वे पे थे वो कार्ड्स रखे गए थे पूरे प्रॉपर इंटीग्रेटेड फॉर्म पे, वो उस कार्ड्स के डेक को अब वो आपके क्या हो चुके, अब आपके वो डिसऑर्डर हो चुके हैं, उनका डिसऑर्डरिंग हो चुकी है। तो डिसऑर्डरिंग हो चुकी है तो अब होगा क्या, कितने भी तरीके से आपकी डिसऑर्डरिंग हो सकती है, कितने भी वेज में आपकी डिसऑर्डरिंग हो सकती है, तो हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी आपकी इंक्रीज कर गई। लेकिन जो आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस था, जो कार्ड्स का ओरिजिनल सीक्वेंस था, जब मैंने आपका वहाँ पर कार्ड्स को हवा पे नहीं उड़ाया था, तो ओरिजिनल सीक्वेंस तो आपका एक ही रहा होगा, ओरिजिनल सीक्वेंस तो आपका एक ही रहा होगा, मतलब उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। लेकिन जब मैंने उस कार्ड को हवा पे उड़ाया, डिसऑर्डरिंग आपकी इंक्रीज कर गई। डिसऑर्डरिंग आपकी आप कितने भी तरीके से हो सकती है, तो डिसऑर्डरिंग आपकी कितने भी तरीके से होगी, तो मतलब हम बोलेंगे कि वो आपका ज़्यादा प्रोबेबल है बाय द लॉ ऑफ चांस या लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे स्टेट ए जब आपका हाईली ऑर्डर्ड था शुरुआत में, तो वो आपका कम प्रोबेबल है। स्टेट बी जब आपका हाईली डिसऑर्डर्ड था तो उसकी एंट्रोपी आपकी ज़्यादा है, वो आपका मोर प्रोबेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर डिसऑर्डरिंग आपकी इंक्रीज कर गई। और कितने भी वेज में आपकी डिसऑर्डरिंग हो सकती है तो इनकी प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा ही रहेगी। नेक्स्ट है, अगर आप यहाँ पर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखिए एंट्रोपी का, तो क्या लिखा है कि फॉर अ रिवर्सिबल चेंज टेकिंग प्लेस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, कोई आपका रिवर्सिबल चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो जो एंट्रोपी पे चेंज आपका आया हुआ है, इट इज़ इक्वल टू द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या इवॉल्व डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस आपकी हो रही है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो जो एंट्रोपी पे आपका चेंज आ रखा हुआ है वो किसकी इक्वल है, हीट एनर्जी के। या तो आपका हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा
उस स्पीसी ने, उस मॉलिक्यूल ने, या तो आपका वो हीट एनर्जी क्या क्या होगा, इवॉल्व किया होगा, डिवाइडेड बाई द टेम्परेचर। तो ये आपका मैथमेटिकल या कह सकते हो न्यूमेरिकल डेफिनेशन है एंट्रोपी का। डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, वेर क्यू इज द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या इवॉल्व डिवाइडेड बाई द टेम्परेचर। अगर आपका हीट एब्जॉर्ब कर रखा तो डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब आपका एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। अगर आपका हीट इवॉल्व हो रखा है तो डेल्टा एस आपका नेगेटिव है, ऐसे केस में आपका एंट्रोपी पे डिक्रीज आया हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब है आपका हीट एब्जॉर्ब करना या हीट इवॉल्व करना। हीट एब्जॉर्ब मतलब एंट्रोपी पे इंक्रीज, हीट इवॉल्व करना स्पॉन्टेनियस मतलब आपका एंट्रोपी पे डिक्रीज। ठीक है, अब देखो यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की यूनिट्स देखो क्या होती है। अगर यहाँ पर हम सीजीएस की उसमें बात करें तो कैलोरी पर मोल पर केल्विन हो गया, या इसको आप ईयू से भी दिखा सकते हो। ईयू मतलब होता है आपका एंट्रोपी यूनिट्स। एसआई यूनिट में बात करो तो आपका होता है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या इसको आप ईयू से शो कर सकते हो। और 1 ईयू होता है आपका 4.184 की इक्वल। ठीक है, तो 1 ईयू इसकी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना भी अगर आप ध्यान रखो जूल पर मोल पर केल्विन तो ये आपका सही रहेगा। ठीक है, ये आपका जो रिलेशन निकला हुआ है, ये एसआई यूनिट जो आपकी निकली हुई है, ये आपकी इसी फॉर्मूले से निकली हुई रखी है। हीट और ये टेम्परेचर, हीट आपका जहाँ कैलोरी जूल में होगा और टेम्परेचर आपका केल्विन उस पर होगा। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट होती है एंट्रोपी की वो आपकी जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होती है। ये आपको ईयू भी कभी यहाँ पर शो किया जा सकता है। ईयू का मतलब होता है आपका एंट्रोपी यूनिट्स, और 1 एंट्रोपी यूनिट किसके इक्वल होता है, 4.184 के इक्वल होता है। ठीक है, अब लास्ट जो टॉपिक है इसमें आपका स्टैंडर्ड एंट्रोपी है। तो देखो आपका जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है क्या है कि आपके एब्सोल्यूट जीरो पे, जब आपका जीरो केल्विन है, टेम्परेचर आपका जीरो है, तो उस केस में आपके किसी भी क्रिस्टल या किसी भी मॉलिक्यूल की जो आपकी एंट्रोपी है वो आपकी जीरो रहती है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम किसी भी स्पीसी का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सब्सटेंस का हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं अबव जीरो केल्विन, और उसी को हम कहते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट एंट्रोपी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी क्या होता है, द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एंट्रोपी। उसे हम एस नॉट से यहाँ पर शो करते हैं। मतलब किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी स्पीसी की, किसी भी क्रिस्टल की आपकी जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, किस टेम्परेचर में, किस प्रेशर पे, 25 डिग्री सेल्सियस में जब आपका 298 केल्विन है और 1 atm प्रेशर पे, तो उसको हम कहेंगे, उस एंट्रोपी को हम कहेंगे उस सब्सटेंस की कि वो आपकी स्टैंडर्ड एंट्रोपी है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई एस नॉट। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, चेंज इन स्टैंडर्ड एंट्रोपी निकालना है, तो उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एस नॉट इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एस नॉट प्रोडक्ट्स माइनस समीशन ऑफ एस नॉट रिएक्टेंट। आपकी जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी है प्रोडक्ट्स की माइनस आपकी जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी है रिएक्टेंट की टोटल पे, वो आपका यहाँ पर माइनस करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड एंट्रोपी उस सब्सटेंस की, उस पीसी की आपकी वहाँ पर निकल जाएगी। और ये आपका न्यूमेरिकल में भी यूज़ हो सकता है। सब कुछ गिवन होगा आपको न्यूमेरिकल पे, सबकी वैल्यूज आपको गिवन होगी, बस आपको डायरेक्टली यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करना है और आपका स्टैंडर्ड एंट्रोपी वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एंट्रोपी का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री फॉर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में, बीएससी थर्ड ईयर के लिए। क्वेश्चन आया एंट्रोपी से तो इतना भी लिखोगे बहुत होता है, 2-3 पेज आपके बन जाएंगे इससे। डायग्राम भी आप आधे पेज का बना सकते हो यहाँ पर ये वाला। तो ये एंट्रोपी का जो आपकी पीडीएफ है, इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे रखा है। बाकी ये आपका जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से भी, वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हो। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे आपके जो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और नर्स्ड हीट थ्योरम एंड अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।